द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट का नियम। कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम में होता है कि वाष्पशील द्रव के विलयन में हो रहा है कि वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। हो रहा है कि वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे मान ले रहे हैं कि दो अवयव वाला कोई विलयन है, जिसमें लिखा है कि माना कि अवयव 1 का आंशिक दाब P1 तथा अवयव 2 का आंशिक दाब P2 है एवं इनके मूल अंश क्रमशः x1 तथा x2 है। यानी विलयन जो है दो अवयव वाला एक विलयन है जिसमें दो अवयव है, अवयव 1 और अवयव 2, ठीक है। उसका जो है अवयव 1 का आंशिक दाब P1 है और अवयव 2 का आंशिक दाब P2 है और उनके जो मूल अंश है वो मूल अंश x1 और क्या है x2 है, ठीक है। कि x1 और x2 उसके मूल अंश हो गए। तो राउल्ट के नियमानुसार अवयव 1 के लिए अगर निकालेंगे तो कह रहा है कि वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात P1 बराबर हो, P1 प्रोपोर्शनल हो गया x1, तो P1 बराबर, जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगता है, तो इसमें नियतांक P1 0 लगेगा। तो अर्थात हो जाएगा P1 बराबर P1 0 x1। समीकरण नंबर 1 बना लिए। कह रहा है कि जहां P1 0 अवयव 1 का शुद्ध वाष्प दाब है। इसी प्रकार अवयव 2 के लिए जब निकालेंगे तो P2 बराबर P2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा x2, अर्थात P2 बराबर P2 0 x2। समीकरण नंबर 2 बना लिए। कह रहा है कि जहां P2 0 अवयव 2 का शुद्ध वाष्प दाब है। अब कह रहा है कि जो डाल्टन के नियम होता है उस डाल्टन के नियमानुसार कि सभी गैसों का आंशिक दाब जो होता है उसके कुल दाब के बराबर होता है। तो मान ले रहे हैं कि कुल दाब P है, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, क्योंकि P1 और P2 जो है दो अवयव का आंशिक दाब है। तो P बराबर P1 प्लस P2 हो गया। समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब कह रहा है कि समीकरण 1 और 2 से P1 तथा P2 का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा P1 के यहाँ पर P1 0 x1 यहाँ रखा गया है कि P1 के स्थान पर P1 0 x1 और प्लस P2 के स्थान पर यहाँ से रखेंगे P2 0 x2, तो P2 0 x2 हो गया समीकरण नंबर 4। अब कह रहा है कि जो मोल अंश होता है वो मोल अंश का सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 बराबर 1। यानी कह रहा है कि दो घटकों का जो मोल अंश होता है उनका योग 1 के बराबर होता है। अर्थात x1 प्लस x2 बराबर 1 हो गया। अगर यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो x2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात 1 माइनस x2। समीकरण 5 बना लिया। मान लिया अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा P1 0 और ब्रैकेट में x1 के स्थान पर हो गया 1 माइनस x2 और प्लस P2 0 x2, P2 0 x2। अब यहाँ से P बराबर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो P1 0 और वो माइनस में प्लस से गुणा कराएंगे, माइनस P1 0 का x2 से गुणा कराएंगे तो P1 0 x2 और प्लस यहाँ पहले से P2 0 x2 तो P2 0 x2 कर ले। अब यहाँ से x2 कॉमन कर लिए तो यह P2 0 पहले आ जाएगा, P1 0 बाद में जाएगा, क्योंकि प्लस में x2 कॉमन किया है। तो P बराबर हो जाएगा P1 0 प्लस x2 कॉमन कर लिए तो P2 0 और माइनस P1 0 हो गया। समझ में आया? आगे देखिए एग्जाम्पल दिया है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म CHCl3 एवं डाई क्लोरोमेथेन जिसका सूत्र CH2Cl2 होता है के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg तथा 415 मिलीमीटर Hg है, तो 25.5 ग्राम CHCl3 तथा 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। यानी इनके वाष्प दाब निकालना है कि वाष्प दाब जो है कितना होगा 298 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है क्या निकालेंगे, जैसे कि मोल अंश निकालना है तो मोल अंश निकालने के लिए पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि जो है अभी हम लोग जब राउल्ट का जो नियम पढ़े सूत्र पढ़े उसमें क्या था कि आंशिक दाब था और मोल अंश था। तो मोल अंश के लिए जो है पहले मोलों की संख्या चाहिए, तो इन दोनों की मोलों की संख्या निकालेंगे। यह भार दिया है, जब इसको हल करेंगे तो यह जो है CHCl3 का भार दिया है 25.5 ग्राम और इसका अणु भार निकाल लेंगे। CHCl3 का अणु भार बराबर कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 3 गुणा 35.5, ठीक है। जोड़ेंगे 12 1 13 प्लस 35 105 यानी 106.5, जोड़ देंगे 13 6
119.5 ग्राम प्रति मोल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकालेंगे कि CH2Cl2 का भार बराबर 40 ग्राम दिया है। अब निकालेंगे CH2Cl2 का अणु भार बराबर C का कितना हो जाएगा 12 + 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 + 2 गुणे क्लोरीन का 35.5 यानी 12 + 2 का में 2 + 35 दूनी 70 71 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 12 × 2 = 14 और प्लस 71 4 × 1 = 5 7 × 1 = 8 यानी हो गया कितना 85 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों का जो है भार और अणु भार निकालिए तो दोनों के जो है मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे कि CHCl3 के मोलों की संख्या बराबर CHCl3 के जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो CHCl3 के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटा अणु भार यानी CHCl3 का भार और बटा CHCl3 का अणु भार। ठीक है, अब भार दिया है कितना तो 25.5 ग्राम और बटा अणु भार आ गया है 119.5 ग्राम। अब ये दशमलव के ऊपर नीचे अंक बराबर है, दशमलव हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 255 और बटा 1195। ठीक है, अब ये भाग दे देंगे 255 में 1195 से, इसकी मोलों की संख्या निकल जाएगी। भाग दीजिए कितना आ रहा है यानी CH2Cl2 का भार बटा अणु भार, तो भार दिया है 40 और बटा अणु भार निकल रहा है कितना 85 यानी 40 में 85 से भाग देंगे या कटा देंगे 5 8 है 40 5 का में 5 5 7 35 यानी 8 बटा हो गया 17 भाग देंगे 0 दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा 80 हो जाएगा ना 17 × 5 = 50 17 चौका और 60 यानी लगभग 0.4 हो जाएगा मोल। एक अंक और भगा दीजिए, भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कुल मोलों की संख्या बराबर दोनों को जोड़ देंगे यानी 0.213 और प्लस 0.47 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.4 2 6 हो जाएगा 7 1 8 और 3 यानी 0.683 हो जाएगा। मोलों की संख्या निकल गई। अब हमको क्या करना है मोल अंश निकालना है। ठीक है, तो एक का मोल अंश निकाल लेंगे किसी भी एक का। जैसे मान लें कि हम निकाल रहे हैं CH2Cl2 का मोल अंश, CH2Cl2 का मोल अंश बराबर CH2Cl2 की मोलों की संख्या 0.47 बटा कुल मोलों की संख्या 0.683 हो जाएगा ना कि जिस घटक का मोल अंश निकालते हैं उस घटक की मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या हो गया यानी 0.47 बटा 0.683 यानी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 470 और बटा 683 हो जाएगा। भाग देंगे तो लगभग में आएगा 0.688। ठीक है, 0.688 लगभग में आ जाएगा। ठीक है, तो एक का निकल गया CH2Cl2 का, तो दूसरा क्या करेंगे इसके पहले हम सूत्र लिखे थे कि x1 + x2 = 1। तो मान ली कि अगर x1 का मान निकल गया तो x2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे x2 = 1 - x1 होता है। तो यहाँ से दूसरे के लिए निकाल लेंगे कि CHCl3 का मोल अंश बराबर 1 - अगर इसको x1 मान ले रहे हैं और इसको x2 तो 1 - x1 यानी 1 - 0.688। अब एक में से 0.688 घटा देंगे कितना आएगा 0.312। ठीक है, यानी ये क्या हो गया उसका मोल अंश हो गया यानी दोनों का मोल अंश निकल गया, एक x1 का और दूसरा x2 का मोल अंश। अब इसका जो है जो आंशिक दाब का फार्मूला हम राउल्ट का नियम लिखे थे, क्या लिखे थे कि P = P1 0 और प्लस x कि P1 0 और ब्रैकेट में एक प्लस x2 ब्रैकेट में P2 0 - P1 0 यही था ना।
P1 जीरो था, हाँ P1 जीरो प्लस x2 ब्रैकेट में P2 जीरो माइनस P1 जीरो। मान रखेंगे यहाँ से P बराबर P1 जीरो का मान कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 200 मिलीमीटर और 415 यानी 200 हो गया, और प्लस x2 का मान निकाला है, कितना है x2 का मान 0.688 और ब्रैकेट में P2 का मान 415 और माइनस 200 यानी हो जाएगा 200 प्लस 0.688 और मल्टीप्लाई 415 में से 200 हटाएंगे 175 होगा, यानी 200 प्लस अब 175 में 0.688 से गुणा कराकर जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.688 में गुणा कर दीजिए, उसके बाद उसको जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से ये फार्मूला होता है P बराबर P1 जीरो प्लस x2 ब्रैकेट में P2 जीरो माइनस P1 जीरो, जो राउल्ट का नियम का फार्मूला हम लोग अभी सिद्ध किए थे। अब यहाँ पे रखेंगे कि P1 जीरो यानी जो उसका शुद्ध घटक का जो है वाष्प दाब है, जो यहाँ पे दिया है कि वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर एसी से 415 मिलीमीटर एसी है, तो P1 का मान 200 हो गया और प्लस x2 का मान जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कि x2 का मान ये वाला x1 वाला रखेंगे 0.688, तो यहाँ से हो गया 0.688 और ब्रैकेट में P2 जीरो माइनस P1 जीरो, तो P2 जीरो का मान 415 और माइनस P1 जीरो का मान 200। अब 415 में से 200 घटा देंगे तो 215 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 0.688 है, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 147.9। अब 200 में 147.9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 347.9, और इसका जो है मात्रक हो जाएगा मिलीमीटर Hg यानी पारे के स्तंभ के बराबर। ठीक है।